नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। स्वागत है आप सभी का टॉप न्यूज में। दिखाएंगे आपको देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, आर्थिक जगत और खेल जगत के समाचार भी। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। संसद के दोनों सदनों में विपक्ष का हंगामे के चलते राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर नहीं हो सकी चर्चा के आज शुरू होने की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व शांति के लिए आयोजित होने वाले कृष्ण गुरु एक नाम अखंड कीर्तन में लेंगे भाग। कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़ने वाले प्रधानमंत्री सेवाश्रम के श्रद्धालुओं को भी करेंगे संबोधित। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज हरियाणा के फरीदाबाद में 36वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का करेंगे उद्घाटन। मेला पार्टनर नेशन के रूप में शंघाई सहयोग संगठन और थीम स्टेट के रूप में भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र की होगी भागीदारी। सिंधु जल समझौते को लेकर भारत पाकिस्तान के बीच मतभेदों को दूर करने के लिए दो अलग अलग प्रक्रियाओं के तहत मध्यस्थता अदालत और तटस्थ विशेषज्ञ नियुक्त करने के विश्व बैंक के फैसले पर भारत ने उठाया सवाल। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, ये दोनों देशों की संधि का मामला, विश्व बैंक का हस्तक्षेप करना सही नहीं। रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों से अडानी समूह को दिए गए कर्ज का ब्यौरा मांगने के बाद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने अडानी ग्रुप की 3 कंपनियों को एडिशनल सर्विलांस मेजर्स के तहत रखने का लिया फैसला। टॉप न्यूज में अब खबरें विस्तार से। बजट सत्र के चौथे दिन आज लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होना सूचीबद्ध है। सांसद चंद्र प्रकाश जोशी चर्चा की शुरुआत का प्रस्ताव करेंगे। सांसद उदय प्रताप सिंह प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल 6 फरवरी 2023 से आरंभ हो रहे सप्ताह के दौरान सरकारी कार्य के बारे में वक्तव्य देंगे। साथ ही संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी 2 फरवरी 2023 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 39वें प्रतिवेदन से सहमति का प्रस्ताव पेश करेंगे। साथ ही सदन में प्रश्नकाल के दौरान अहम प्रश्न पूछे जाएंगे। विभिन्न अहम पत्र सभा पटल पर रखे जाना और नियम 377 के अधीन लोकहित के मुद्दों पर चर्चा होना भी सूचीबद्ध है। इसके साथ ही दोपहर बाद गैर सरकारी सदस्यों के कार्य का होना सुनिश्चित है। वहीं राज्यसभा में आज गैर सरकारी सदस्यों के कार्य के दौरान कई अहम निजी विधेयक पेश होंगे। सदन में इस दौरान कुल 37 निजी विधेयक पेश किए जाने के लिए और 6 निजी विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए पेश किए जाएंगे। इसके साथ ही सदन में प्रश्नकाल के दौरान अहम प्रश्न पूछे जाएंगे। नियम 377 के अधीन सदस्य लोकहित से जुड़े मुद्दों को उठाएंगे और सभा पटल पर अहम पत्र भी रखे जाएंगे। राज्यसभा में गुरुवार को विभिन्न मुद्दों पर कार्यस्थगन के प्रावधान वाले नियम 267 के तहत चर्चा कराने की मांग पर विपक्षी सदस्यों के अवरोध के कारण कार्यवाही बाधित रही। बैठक को एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे के कुछ ही मिनट बाद पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। गतिरोध की वजह से उच्च सदन में शून्यकाल और प्रश्नकाल भी नहीं हो पाया। Honorable members, notices under Rule 267 seeking suspension of the rules have been received from 9 honorable members. These are in order of receipt of time from Ms. Priyanka Chaturvedi, Shri Vinoy Vishwam, Shri Lamaram Karim, Shri Sanjay Singh, Dr. K. Keshav Rao, Shri A. Rahim, Shri Mallika Arjun Khadge, Shri Santosh Kumar P, Shri Tiruchi Siva. Honorable members will recall that on December 8, 2022, and on occasions thereafter, I had firmly indicated the fulfillments of the requirements for invoking the Rule 267. This rule, honorable members, is invocable by indicating
any rule sought to be suspended in the applicable to the motion relating to business before the council of that day, and further asserting that this rule shall not apply where a specific provision already exists for suspension of the rule under a particular chapter of the rules. I have carefully gone through all the notices received. I find they are not in order, as none of the notices fulfills the requirements that is expressly mandated in Rule 267. In such a helpless situation, I am unable to accede to the same. They are declined. इससे पहले 11 बजे जैसे ही सदन की कार्यवाही आरंभ हुई, सभापति जगदीप धनखड़ ने पूर्व केंद्रीय मंत्री शांति भूषण के निधन का उल्लेख किया। उनके योगदान की सराहना करते हुए सभापति ने कहा कि शांति भूषण उच्च सदन के पूर्व सदस्य थे। इसके बाद सदस्यों ने उनके सम्मान में कुछ देर मौन रखा। लोकसभा में भी कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों के सदस्यों ने कई मुद्दों को लेकर सदन की कार्यवाही का अवरोध किया। लोकसभा अध्यक्ष ने सदन को निर्बाध रूप से चलने देने का अनुरोध किया। एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 2:05 पर पूरे दिन के लिए सभा को स्थगित कर दिया गया। संसद के बजट सत्र के दूसरे दिन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारत दौरे पर आई जाम्बिया गणराज्य की नेशनल असेंबली की स्पीकर नेली मुट्टी और वहां के संसदीय शिष्टमंडल का सदन की ओर से स्वागत किया। जाम्बिया के शिष्टमंडल के सदस्य इस दौरान सदन की विशेष दीर्घा में बैठे थे। मैं अपनी ओर से और इस सभा में माननीय सदस्यों की ओर से भारत के दौरे पर आई जाम्बिया गणराज्य की नेशनल असेंबली की स्पीकर माननीय सुश्री नेली मुट्टी और जाम्बिया के संसदीय शिष्टमंडल के सम्मानित अतिथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जाम्बिया का संसदीय शिष्टमंडल बुधवार 1 फरवरी 2023 को भारत पहुंचा और शिष्टमंडल के सदस्य अब विशेष दीर्घा में आसीन हैं। मैं भारत से वापसी के पहले दिल्ली के अतिरिक्त शनिवार 4 फरवरी 2023 को वह आगरा का भी भ्रमण करेंगे। हम अपने देश में उनके सुखद और सार्थक प्रवास की कामना करते हैं। हम जाम्बिया के शिष्टमंडल के माध्यम से जाम्बिया गणराज्य के संसद सदस्यों, वहाँ की सरकार और मित्रवत जनता को बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज हरियाणा के फरीदाबाद में 36वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले 2023 का उद्घाटन करेंगे। 3 फरवरी से 19 फरवरी तक चलने वाले सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2023 एक नई ऊर्जा और उत्साह के साथ इतिहास रचने जा रहा है। सूरजकुंड मेला पार्टनर नेशन के रूप में शंघाई सहयोग संगठन और थीम स्टेट के रूप में भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र की भागीदारी होगी। मेले में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा की विरासत और संस्कृति से रूबरू होने का मौका मिलेगा। मेला परिसर में आगंतुकों का प्रवेश आसान बनाने के लिए ऑनलाइन टिकट उपलब्ध कराए जाएंगे। वहीं आसपास के क्षेत्रों के आगंतुकों को मेला स्थल तक ले जाने के लिए विभिन्न बिंदुओं से विशेष बसें चलाई जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम करीब 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से असम के बारपेटा में कृष्ण गुरु सेवाश्रम में विश्व शांति के लिए आयोजित होने वाले कृष्ण गुरु एक नाम अखंड कीर्तन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री सेवाश्रम के श्रद्धालुओं को संबोधित भी करेंगे। परम गुरु कृष्ण गुरु ईश्वर ने वर्ष 1974 में बारपेटा में नस्तरा गांव में कृष्ण गुरु सेवाश्रम की स्थापना की थी। वो महावैष्णव मनोहर देव के 9वें वंशज हैं, जो महान वैष्णव संत श्री शंकर देव के अनुयायी थे। विश्व शांति के लिए 1 महीने से चलने वाले कृष्ण गुरु एक नाम अखंड कीर्तन की शुरुआत 6 जनवरी से हुई है। भाजपा के सभी सांसदों की आज एक विशेष बैठक बुलाई गई है। संसदीय पुस्तकालय भवन में आयोजित इस बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट की खास बातों के बारे में पार्टी सांसदों को बताने जा रही हैं। बजट के प्रचार के लिए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने
केंद्रीय मंत्रियों के 3 अलग अलग समूह बनाए हैं। पहले समूह के साथ संसद भवन में आज जेपी नड्डा ने बैठक की। इस बैठक में पीयूष गोयल, अश्विनी वैष्णव, गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन मुंडा, वीरेंद्र सिंह खटीक, अनुराग ठाकुर, जी किशन रेड्डी और प्रहलाद जोशी गुरुवार को ही इस बैठक में मौजूद रहे। दूसरे ग्रुप में स्मृति ईरानी, पुरुषोत्तम रुपाला, पशुपति पारस आदि शामिल रहे। सभी मंत्री देश भर में बजट के प्रचार प्रसार के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष बलराम जाखड़ की आज पुण्यतिथि है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बलराम जाखड़ की पुण्यतिथि पर ट्वीट संदेश जारी कर पूर्व लोकसभा अध्यक्ष को भावपूर्ण नमन करते हुए लिखा है कि शिक्षा और कृषि के साथ सामाजिक और राजनीतिक जीवन में भी उन्होंने उत्कृष्टता की नई ऊंचाइयों को छुआ। सदन की गरिमा में अभिवृद्धि करते हुए लोकतंत्र सुदृढ़ीकरण के उनके कार्य सदैव प्रेरणादायी रहेंगे। भारत ने जम्मू कश्मीर में किशनगंगा और रातले पनबिजली परियोजनाओं को लेकर नई दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच मतभेदों को दूर करने के लिए 2 अलग अलग प्रक्रियाओं के तहत मध्यस्थता अदालत और एक तटस्थ विशेषज्ञ नियुक्त करने के विश्व बैंक के फैसले पर सवाल उठाया है। पिछले हफ्ते भारत ने विवादों से निपटने में इस्लामाबाद की हठधर्मिता के बाद सीमा पार नदियों के प्रबंधन के लिए 62 साल पुरानी सिंधु जल संधि की समीक्षा और संशोधन की मांग करते हुए पाकिस्तान को एक नोटिस जारी किया था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि विश्व बैंक सिंधु जल संधि की व्याख्या करने की स्थिति में नहीं है। ये 2 देशों के बीच एक संधि है और संधि के बारे में हमारा आकलन ये है कि इसमें श्रेणीबद्ध दृष्टिकोण का प्रावधान है। We have also conveyed our firm rejection of the so-called Khalistan referendum and the politically motivated exercises by extremist elements. You had a specific query about it's been taken up with the Australian authorities. As I mentioned, we have been taking up. We have requested Australia to ensure the safety and security of members of the Indian community and their properties, and to not allow the use of Australian territory for activities that would be detrimental to Indian territorial integrity, security and national interests of India. You would have seen the comments, I think, by the Canadian foreign minister denouncing the vandalism. We reaffirm this position strongly, and we of course condemn such acts of vandalization. भारत में प्रति मिलियन जनसंख्या पर लगभग 21 न्यायाधीश हैं। सरकार ने गुरुवार को राज्यसभा में न्यायपालिका की स्वीकृत शक्ति और 2011 की जनगणना के आंकड़ों का हवाला देते हुए ये बात कही। एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि किसी विशेष वर्ष में प्रति मिलियन जनसंख्या के लिए न्यायाधीश जनसंख्या अनुपात की गणना के लिए न्याय विभाग 2011 की जनगणना और उपलब्ध जानकारी के अनुसार जनसंख्या का उपयोग करने के मानदंड का उपयोग करता है। विशेष वर्ष में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों और जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत शक्ति के संबंध में 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आधार पर जो 1210.19 मिलियन थी और वर्ष 2023 में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों और जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या के संबंध में उपलब्ध जानकारी के अनुसार देश में न्यायाधीश जनसंख्या अनुपात काम करता है। प्रति मिलियन जनसंख्या पर लगभग 21 न्यायाधीश हैं। और अब बात आज की टॉप 10 खबरों की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 10 फरवरी को ओडिशा के 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगी। राष्ट्रपति इस दौरान भुवनेश्वर में रमा देवी महिला विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज त्रिपुरा में चुनावी अभियान की शुरुआत करने वाले हैं। नड्डा आज पहली सभा को उनाकोटी जिले के कुमारघाट और उसके बाद गोमती जिले के अमरपुर में संबोधित करेंगे। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन 2 दिवसीय यात्रा पर आज श्रीलंका जाएंगे, जहां वे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने सहित विविध विषयों पर चर्चा करेंगे। मुरलीधरन की यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब श्रीलंका गंभीर आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने कहा कि जोशीमठ में धंसने का क्षेत्र तपोवन विष्णुगढ़ पन बिजली परियोजना के घटकों से
15 किलोमीटर ऊपर है और इसके सुरंग संरेखण के आसपास जमीन के डूबने के कोई संकेत नहीं थे। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में उन्होंने कहा कि जोशीमठ में भूमि का धंसना एक बहुत पुराना मुद्दा था, जिसे 1976 में तत्कालीन राज्य सरकार द्वारा गठित एमसी मिश्रा समिति ने सूचीबद्ध किया था। सुप्रीम कोर्ट बीबीसी की विवादास्पद डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध लगाने के सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुनवाई करेगा। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर रोक लगाए जाने के खिलाफ एन राम, महुआ मोइत्रा, प्रशांत भूषण और अधिवक्ता ML शर्मा ने याचिकाएं दायर की थीं। उच्चतम न्यायालय आज अंतरधर्म विवाह के कारण धार्मिक धर्मांतरण को विनियमित करने वाले विवादास्पद राज्य कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट आम आदमी पार्टी की मेयर पद की उम्मीदवार शैली ओबेरॉय द्वारा दिल्ली नगर निगम में मेयर और डिप्टी मेयर के समय पर चुनाव की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा और मनोनीत पार्षदों को सदन में वोट देने से रोकने का निर्देश देगा। पश्चिम सिंहभूम जिले में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे सर्च ऑपरेशन में चाईबासा पुलिस बल को बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षा बलों ने अपने सर्च अभियान के दौरान मिरालगदा के आसपास के क्षेत्रों से 51 IED बरामद किए, जिसे वहीं पर नष्ट कर दिया गया। कर्नाटक में विपक्ष के नेता सिद्धारमैया और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष DK शिवकुमार विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी की प्रजाध्वनि यात्रा के तहत आज से अलग अलग बस से यात्रा पर निकल रहे हैं। इससे पहले दोनों ने उसके प्रथम चरण में एक साथ प्रदेश की यात्रा की थी। सिद्धारमैया की अगुवाई वाली कांग्रेस के नेताओं की टीम उत्तरी कर्नाटक के विधानसभा क्षेत्रों में जाएगी और पुदुचेरी विधानसभा की बैठक आज होगी। ये 15वीं विधानसभा के तीसरे सत्र का तीसरा भाग होगा। सदन का ये संक्षिप्त सत्र रहेगा। गठबंधन मंत्रालय का नेतृत्व करने वाले AINRC में 10 सदस्य हैं, जबकि इसके गठबंधन सहयोगी बीजेपी पार्टी के 5-6 सदस्य हैं। और अब नजर अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका के 4 देशों के एक अनौपचारिक समूह क्वाड ने साइबर सुरक्षा बढ़ाने के लिए मशीन लर्निंग और संबंधित उन्नत तकनीकों का लाभ उठाने पर सहमति जताई है। इस बात की जानकारी व्हाइट हाउस ने दी। ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकारियों ने क्वाड सीनियर साइबर ग्रुप के लिए 30 से 31 जनवरी को नई दिल्ली में मुलाकात की थी, जिसके दौरान उन्होंने एक स्वतंत्र और खुले इंडो पैसिफिक को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की, जो समावेशी और लचीला है। इजरायल के विदेश मंत्री एली कोहेन के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने खार्तूम का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सूडानी नेता अब्देल फतह अल बुरहान से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच मुलाकात के दौरान उपयोगी संबंध स्थापित करने के तरीकों और सुरक्षा, कृषि, ऊर्जा, स्वास्थ्य, पानी और शिक्षा में सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा हुई। अब्राहम समझौते के तहत संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और मोरक्को के साथ इस तरह के समझौतों के बाद इजरायल और सूडान संबंधों को सामान्य बनाने के लिए कदम उठाने पर सहमत हुए। कोहेन की इस यात्रा को ऐतिहासिक राजनयिक यात्रा करार दिया गया है। अपने भारत विरोधी अभियान के लिए जानी जाने वाली डेमोक्रेटिक पार्टी की कांग्रेसी महिला इल्हान उमर को रिपब्लिकन बहुमत वाले हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स द्वारा शक्तिशाली विदेशी मामलों की समिति से बाहर कर दिया गया है। रिपब्लिकन के इस कदम की व्हाइट हाउस ने निंदा की। पार्टी की तर्ज पर उन्हें हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी से हटाने के लिए मतदान किया गया, जिसमें 218 सदस्यों में से 211 सदस्यों ने समर्थन में वोट किया। अमेरिका ने रूस और बेलारूस के एथलीटों को 2024 ओलंपिक में तटस्थ एथलीटों के रूप में भाग लेने की अनुमति देने के कदम का समर्थन किया है। हालांकि अमेरिका ने शर्त ये रखी है कि दोनों देशों के खिलाड़ी गेम्स के दौरान अपने अपने राष्ट्रीय ध्वज या प्रतीक प्रदर्शित न करें। इस बात की जानकारी व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव काराइन जीन पियरे ने दी। संयुक्त राज्य अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय खेल संघों से रूस और बेलारूस के खेल राष्ट्रीय शासी निकायों को निलंबित करने का समर्थन किया है।
States has rallied the world to support the people of Ukraine, as I just laid out moments ago, and we have worked to hold Russia accountable for the brutal and barbaric war their forces are waging against Ukraine. So as part of those efforts, the United States has supported suspending Russia and Belarus's sport national governing bodies from International Sports Federation, removing individuals closely aligned to the Russian and Belarusian states, including government officials, from positions of influence and international sport federations such as boards and organizing. महीनों की कवायद के बाद अमेरिका यूक्रेन को लंबी दूरी के बम भेजने पर सहमत हो गया है। अमेरिका की इस मदद से यूक्रेन को रूस द्वारा कब्जा किए गए इलाकों को फिर से हासिल करने और युद्ध को नए स्तर से लड़ने में मदद मिलेगी। अमेरिकी अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक यूक्रेन को भेजे जाने वाले नए हथियारों की सीमा पिछले बार की तुलना में करीब 2 गुनी होगी। $2.17 बिलियन के सहायता पैकेज के हिस्से के रूप में अमेरिका ग्राउंड लॉन्च किए गए छोटे व्यास के बम प्रदान करेगा। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने लगातार 10वीं बार ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। ये बढ़ोतरी 0.5 से लेकर 4% तक की गई है। साल 2008 के बाद से ये उच्चतम स्तर है। आसमान छूती मुद्रास्फीति से निपटने के लिए ये कदम उठाए गए हैं। Today we've increased bank rate by 0.5 percentage points to 4%. So obviously I want to start by explaining why we've done this. And I'm going to start with the outlook for inflation. Since the November monetary policy report, we've seen the first signs that inflation has turned the corner. Annual consumer price inflation has come down from 11.1% in October to 10.5% in December. That's below where we thought it would be in the November report. And we think it will continue to fall this year and more rapidly in the second half of the year. इससे पहले अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने अपनी प्रमुख ब्याज दरों में 1/4 अंक की वृद्धि की थी। मार्च के बाद ये 8वीं बढ़ोतरी है। फेडरल रिजर्व के इस फैसले के बाद अब ब्याज दरें बढ़कर 4.50 से बढ़कर 4.75 अंक हो गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF ने डिफॉल्ट होने की कगार पर पहुंचे पाकिस्तान की शहबाज सरकार को बड़ा झटका दिया है। IMF ने सर्कुलर डेप्ट मैनेजमेंट प्लान को खारिज करते हुए पाकिस्तान से कहा कि वे बिजली के दाम 11 से 12.5 रुपए प्रति यूनिट बढ़ाएं। फंड ने कहा कि इससे 335 अरब रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी को वर्तमान वित्तीय वर्ष में सीमित किया जा सकेगा। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद अब नजर डालते हैं आर्थिक जगत की मुख्य खबरों पर। रेलवे के राजस्व में अप्रैल 2022 से जनवरी 2023 के दौरान यात्रियों से 73% ज्यादा राजस्व वृद्धि दर्ज की गई है। रेलवे के एक बयान के अनुसार भारतीय रेल की यात्री श्रेणी में अप्रैल 2022 से जनवरी 2023 तक कुल आय 54,733 करोड़ रुपए रही, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 31,634 करोड़ रुपए थी। आरक्षित यात्री श्रेणी में 1 अप्रैल 2022 से 31 जनवरी 2023 तक 6,590 लाख यात्रियों ने टिकट बुक कराए, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 6,181 लाख यात्रियों से 7% ज्यादा हैं। रक्षा पेंशन से संबंधित अधिकारियों ने कहा कि वेब आधारित सिस्टम स्पर्श के जरिए पेंशन पाने वाले रक्षा पेंशन भोगियों से अनुरोध है कि वे 20 फरवरी तक वार्षिक पहचान के लिए पंजीकरण पूरा कर लें। स्पर्श पेंशन बिना किसी बाहरी मध्यस्थ के सीधे रक्षा पेंशन भोगियों के बैंक खातों में पेंशन जमा करने के लिए एक वेब आधारित प्रणाली है। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी रक्षा या स्पर्श के माध्यम से पेंशन प्राप्त करने वाले सभी रक्षा पेंशन भोगियों से 20 फरवरी 2023 तक वार्षिक पहचान पूरी करने का अनुरोध किया जाता है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने अडानी ग्रुप की 3 कंपनियों को एडिशनल सर्विलांस मेजर्स के तहत रखने का फैसला लिया है। इन 3 कंपनियों में अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट और अंबुजा सीमेंट शामिल हैं। एडिशनल सर्विलांस का मकसद शेयरों की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव पर अंकुश लगाना होता है। ये सेबी और एक्सचेंज की पहल का एक हिस्सा है,
जिसे मार्केट पर भरोसा बढ़ाने और निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया है। इसका मतलब ये भी है कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए भी 100% अपफ्रंट मार्जिन की जरूरत होगी और इससे शॉर्ट सेलिंग पर अंकुश लगेगा। ये नया नियम आज से लागू होगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से अडानी समूह को दिए गए कर्ज का ब्यौरा मांगा है। और अब बात खेल जगत से आने वाली बड़ी खबरों की। साउथ अफ्रीका में खेली गई 3 देशों की सीरीज के फाइनल मुकाबले में भारतीय महिला टीम को 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। टॉस जीतकर भारतीय महिला टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट खोकर सिर्फ 109 रन ही बनाए। भारत की तरफ से हरलीन देओल ने 46 रनों की पारी खेली। वहीं लक्ष्य का पीछा करने उतरी मेजबान साउथ अफ्रीकी टीम ने 18 ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। बता दें कि महिला T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत 10 फरवरी से हो रही है। तेलुगु सिनेमा के महान निर्देशकों में से एक के विश्वनाथ का गुरुवार रात को निधन हो गया। के विश्वनाथ उम्र से संबंधित गंभीर बीमारियों से पीड़ित थे। उन्होंने 92 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। के विश्वनाथ को साल 2017 में भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर ट्विटर संदेश के माध्यम से शोक प्रकट किया है। टॉप न्यूज में फिलहाल इतना ही। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज के दिन यानी 3 फरवरी से जुड़े इतिहास के साथ। आप देखते रहिए सनसेट टीवी। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। 3 फरवरी साल 1909 को सुहासिनी गांगुली का जन्म तत्कालीन ब्रिटिश भारत में बांग्लादेश के खुलना में हुआ। वह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेनानी थीं। आजादी की लड़ाई में उन्होंने चटगांव शस्त्रागार कांड के क्रांतिकारियों की मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में उन्हें 8 साल के लिए बंगाल में स्थित हिजली जेल में बंदी बनाया गया। साल 1942 के आंदोलन में उन्होंने फिर से स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और फिर से जेल गईं। भारतवर्ष की आजादी उनके जीवन का सबसे बड़ा सपना था, जिसको पूरा करने में उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया और अंत में उन्होंने भारत को आजाद होते हुए देखा। 3 फरवरी साल 1925 को भारत की पहली बिजली संचालित ट्रेन सेवा मुंबई से कुर्ला हार्बर के बीच शुरू हुई। इस ट्रेन को प्लेटफॉर्म नंबर 2 से रवाना किया गया। भारत की इस पहली विद्युत ट्रेन को विक्टोरिया टर्मिनस से हरी झंडी दिखाई गई, जिसे आज छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के नाम से जाना जाता है। यह ट्रेन हार्बर लाइन पर बॉम्बे वीटी स्टेशन से कुर्ला तक चलाई गई। 3 फरवरी साल 1966 को सोवियत संघ ने अंतरिक्ष यान लूना 9 को सफलतापूर्वक चांद पर उतारा। इस अंतरिक्ष यान को मोलनिया एम रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य था चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की तकनीक को प्रदर्शित करना। यह पहली बार था जब रूस ने चांद पर एक अंतरिक्ष यान को नियंत्रित ढंग से उतारा। इस सफल प्रक्षेपण के साथ ही लूना 9 एक खगोलीय पिंड पर सॉफ्ट लैंडिंग प्राप्त करने वाला पहला अंतरिक्ष यान बन गया। लूना 9 के इस सफल अभियान से यह बात पता चली कि चांद पर जाने वाले अंतरिक्ष यात्री वहां किसी दलदल में नहीं धंस सकते और इसी के साथ ही चांद पर पहला मानव भेजने की होड़ और तेज हो गई थी।